it's a myth basically patients के among कि sexual activities are directly linked to hair fall. Females में even like pregnancy या childbirth के बाद massive hair fall हो सकता है. मुझे एक शख्स का मैसेज आया, उन्होंने उसमें अपनी दिक्कत बताई. दिक्कत पढ़कर मुझे ऐसे लगा कि ये दिक्कत सिर्फ उनकी अकेली की नहीं बल्कि आधे से ज़्यादा लोगों की है. इनफैक्ट मेरी भी. वो दिक्कत है हेयर फॉल की. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से thehealthsite.com के द हेल्थ साइट पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में. हेयर लॉस, हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर हेल्थ को लेकर बहुत स्ट्रेस और बहुत कंफ्यूजन है और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हमारे शो में मौजूद हैं डॉक्टर बेला, जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट है. वेलकम डॉक्टर. Thank you. डॉक्टर, क्या हेयर फॉल का कनेक्शन सेक्सुअल एक्टिविटी से है? See, directly hair fall का connection sexual activities से नहीं है. It's a myth basically patients के among कि sexual activities are directly linked to hair fall, but there is no direct correlation. मतलब there is no scientific study which proves that there is a relation between sexual activity and hair fall. तो इट्स अ मिथ. Yes. कहीं पर ये भी पढ़ा था कि ज़्यादा मैस्टरबेशन से भी हेयर फॉल होता है. इट्स दैट ट्रू? No, that is not true. वही मैं आपको बता रही हूँ कि वो पेशेंट्स के अमंग एक मिथ है कि लाइक उनको लगता है कि masturbation is related to hair fall, but there is no like correlation between the two things. तो दिन में कितना बाल झड़ना नॉर्मल कह सकते हैं? डेली 50 से 100 बाल नॉर्मल झड़ना इज कंसिडर्ड नॉर्मल. तो हाउ कैन वी काउंट? So basically we tell the patients to count on a daily basis कि जिनको को hair fall होता है तो they can count on a daily basis कि how much hair fall they are facing. If it is more than 100 per day, then it is considered to be like problematic and then we can start medications for that. हर घर का सवाल है कि बाल क्यों झड़ रहे हैं? What's the main reason behind it? हेयर फॉल बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है. फीमेल्स में अलग कारण है, मेल्स में अलग रीज़न होता है. फीमेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आयरन डेफिशिएंसी. फीमेल्स में इवन लाइक प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के बाद मैसिव हेयर फॉल हो सकता है. एंड हमारी बॉडी में कोई भी स्ट्रेस इन एनी फॉर्म लाइक फिजिकल स्ट्रेस हो या कोई मेंटल स्ट्रेस हो, इवन क्रैश डाइटिंग और हार्मोनल चेंजेस, दीज ऑल कैन लीड टू हेयर फॉल. मेल्स में बहुत कॉमन रीज़न है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया और मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जो कि 30 to 50% मेल्स में पाया जाता है. एंड ये एक हार्मोनल पैटर्न होता है हेयर लॉस का, जिसमें एक जेनेटिक कॉज भी रहता है इसका. एंड इसकी वजह क्या होती है कि जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जब वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ग्रेजुअली बालों को पतला और लाइक हेयर फॉल कॉज कर सकता है. एलोपेशिया बेसिकली मेडिकल टर्म है हेयर लॉस की. तो एलोपेशिया बहुत सारे कारण की वजह बहुत टाइप्स का होता है. जो मैंने बताया कि मेल्स में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है और मेल पैटर्न बाल्डनेस, वो एक डिफरेंट टाइप का एलोपेशिया है, जिसमें कि देखा जाता है कि मेल्स में यूजुअली 30 या 40s के बाद हेयर लाइन रिसीड करनी शुरू हो जाती है एंड फ्रंट एंड साइड्स ऑफ द स्कैल्प पे बॉल्डिंग आनी शुरू हो जाती है. एंड दूसरा टाइप का एलोपेशिया होता है एलोपेशिया एरिएटा, जो एक अलग कंडीशन है जिसमें कि पैचेस में हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है. सबसे पहले बाल आगे से ही क्यों गायब होते हैं? ऐसा लाइक ज़रूरी नहीं है कि आगे से ही गायब होंगे. ऐसा मेल्स में देखा जाता है क्योंकि हार्मोनल, जो हमने बताया था कि मेल हार्मोन होता है जो ग्रेजुअली बाल को पतला करता है, उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा फ्रंटल, ये जो सामने का हेयर है उस पर होता है. लेकिन फीमेल्स में जो हार्मोनल हेयर लॉस होता है वो आपके लाइक क्राउन एरिया पे या सेंटर ऑफ द स्कैल्प पे दिखता है. तो मेल्स में हार्मोनल हेयर फॉल अलग तरह दिखता है एंड फीमेल्स में अलग होता है. तो फीमेल्स में ऐसा, क्योंकि जो हार्मोनल पैटर्न होता है उसमें हेयर लाइन रिसीड नहीं करती है, हेयर लाइन वैसे ही रहती है, लेकिन क्राउन एरिया पे जो आपका सेंटर पार्ट ऑफ द स्कैल्प है वहाँ पे थिनिंग शुरू हो जाती है. वो ये कंप्लेंट करते हैं कि उनकी पोनी टेल थिन हो रही है और जो उनकी सेंटर का जो पार्टीशन है वो वाइड हो रहा है विद टाइम. अच्छा. मेल्स जिनमें हार्मोनल पैटर्न होता है वो अलग तरह से प्रेजेंट करता है. उनका हेयर लाइन रिसीड करने शुरू हो जाता है एंड साइड से इवन जो सेंटर ऑफ द स्कैल्प पे थिनिंग या बॉल्ड पैचेस आने शुरू हो जाते हैं विद टाइम. क्या बालों को ज़्यादा वॉश करना या हेयर स्टाइलिंग और कलरिंग रीज़न है हेयर फॉल के?
एक्सेसिव सी डेली अगर आप वॉश कर रहे हैं हेयर को, दैट इज़ लाइक वो नॉर्मल है। ऐसा ये मिथ है लोगों में कि अगर हम डेली वॉश करेंगे तो हेयर फॉल ज़्यादा होगा, लेकिन वॉशिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हेयर, क्योंकि द स्कैल्प शुड बी क्लीन। आपका सर लाइक स्कैल्प क्लीन होना चाहिए, अदरवाइज इट कैन लीड टू फंगल इन्फेक्शंस एंड अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। एंड डेफिनेटली हेयर स्टाइलिंग का भी एक लाइक फैक्टर हो सकता है इन हेयर फॉल। जो लोग ज़्यादा देर लाइक टाइट हेलमेट्स पहन के रखते हैं या टाइटली पोनी टेल बांध के रखते हैं, उससे भी हेयर पे प्रेशर पड़ता है, फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से हेयर लॉस हो सकता है। एक्सेसिव हेयर कलर कैन लीड टू हेयर फॉल, बिकॉज हेयर कलर से जो आपका हेयर का आउटर लेयर होता है विच इज़ कॉल्ड द क्यूटिकल, वो डैमेज हो जाता है एंड उससे हेयर फॉल, हेयर ब्रेकेज, स्प्लिट एंड्स एंड ड्राई एंड फ्रीजी हेयर हो सकता है। क्या स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी हेयर फॉल के लिए जिम्मेदार है? स्मोकिंग, यस, वो ज़िम्मेदार हो सकता है हेयर फॉल का। स्मोकिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है हमारी बॉडी में एंड ब्लड फ्लो कम करता है टू द हेयर फॉलिकल्स, उसकी वजह से हेयर लॉस एंड हेयर थिनिंग हो सकता है। अल्कोहल इंटेक डायरेक्टली हेयर फॉल नहीं करता, बट अल्कोहल इंटेक की वजह से बाकी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि जिंक, आयरन, उनका अब्जॉर्प्शन कम होता है, तो उनका अब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से हेयर फॉल एंड हेयर लॉस हो सकता है। तो हमने ये सब बातें कर ली कि रीज़न क्या है हेयर फॉल का। आपने बताया कि बहुत सारे रीजंस हैं, चाहे हार्मोनल चेंजेस हो, चाहे हेयर स्टाइलिंग हो। तो हाउ टू प्रिवेंट, कैसे रोक सकते हैं हेयर फॉल को? हेयर फॉल को रोकने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यू हैव टू टेक अ न्यूट्रिशियस डाइट। डाइट में टेक मोर ऑफ प्रोटीन्स, तो प्रोटीन रिच डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर हेयर। इसके अलावा यू नीड टू टेक अदर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ऑल्सो, लाइक आयरन, जिंक, सेलेनियम, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेयर फॉल। and you have to take care of your hair on a daily basis, like make sure you are washing your hair regularly. बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ ना करें वॉश करने के लिए, टाइट पोनी टेल्स अवॉइड करें, एक्सेसिव हेयर ट्रीटमेंट्स जैसे कि स्ट्रेटनिंग, कलरिंग, केराटिन ट्रीटमेंट एंड ये सब अवॉइड करें, विच कैन लीड टू हेयर ब्रेकेज एंड हेयर लॉस। बहुत जगह सुना है कि केराटिन करने से हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है, इज दैट ट्रू? See, keratin basically it can improve the texture of your hair. It can make your hair smooth. But अगर आप excessive hair treatments लेते हो in any form, which can be chemical treatments or any physical treatments, वो आपके hair को damage कर सकते हैं. It can damage you the outer layer of your hair and it can lead to hair fall. क्या कोई बीमारी के लक्षणों में शामिल है हेयर लॉस? डेफिनेटली हेयर लॉस किसी बीमारी के लक्षण में शामिल हो सकता है, जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हार्मोनल कॉजेज़, एंड उसमें सबसे पहले आता है थायराइड। हाइपोथायरॉयडिज्म, लाइक थायराइड का एक्टिविटी कम होना हमारी बॉडी में, इट कैन ऑल्सो बी अ सिम्टम ऑफ इट कैन ऑल्सो लीड टू हेयर फॉल। एंड फीमेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है PCOD, विच इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। उसमें भी हेयर थिनिंग, हेयर लॉस हो सकता है इन फीमेल्स। So if any person has hair fall which is unexplained, so we need to rule out all these causes of hair fall. कहते हैं कि सरसों का तेल लगाने से बाल जो है मजबूत होते हैं, मतलब दादी नानी ये सब बोलते हैं, तो ऐसा होता है? सी, ऑयल लगाने से आपके जो ड्राई हेयर हैं, फ्रीजी हेयर हैं, वो इट विल बी बेटर, मतलब वो स्मूथ करेगा आपके हेयर को, हेयर का टेक्सचर इंप्रूव करेगा, बट डायरेक्टली इट विल नॉट लीड टू न्यू हेयर ग्रोथ एंड डिक्रीज द हेयर फॉल। सो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि आप ऑयलिंग कर सकते हो, लेकिन जो लोगों को डैंड्रफ है या ज़्यादा फ्लेकिंग है या इचिंग है स्कैल्प पे, उनको एक्सेसिव ऑयलिंग अवॉइड करना चाहिए। वो सर्द होने से 1-2 घंटा पहले ऑयलिंग कर सकते हैं। कौन सा तेल जो है बेनिफिशियल है आप फॉर हेयर? कोकोनट ऑयल वो यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल इज सेफ एंड दैट कैन बी यूज्ड। और कोई ऑयल जैसे मस्टर्ड ऑयल है या उसमें और कोई होम रेमेडी है, वो यूजुअली आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आपको कोई स्कैल्प पे इचिंग है, फ्लेकिंग है या कोई फंगल इन्फेक्शन है। अपने हेल्दी हेयर के लिए डाइट पे क्या ऐड करना चाहिए? सो जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर फॉल के लिए, तो आप डाइट में जो लोग वेजिटेरियन हैं वो प्रोटीन ज़्यादा ले, लाइक दे कैन इंक्लूड दाल, दे कैन इंक्लूड सोयाबीन, नट्स, बिकॉज एंड इवन नट्स आर गुड इन omega-3 फैटी एसिड, सो वो भी आपके हेयर के लिए अच्छा है। एंड जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो डेफिनेटली नॉन वेजिटेरियन डाइट में भी इट्स रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन B12, तो वो उसका सेवन करने से डेफिनेटली दे विल सी एन इम्प्रूवमेंट इन हेयर फॉल। क्या हेयर ट्रांसप्लांट सेफ है? डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट सेफ़ है, बट ये इम्पॉर्टेंट है कि आप करवाने से पहले सबसे पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से मिलें, जो आपकी स्कैल्प एग्जामिन करेगा एंड दे विल मेक श्योर कि यू आर अ राइट कैंडिडेट फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट। एंड बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक ट्रेंड डॉक्टर से ही अपना ट्रीटमेंट करवाएं,
अदरवाइज हेयर ट्रांसप्लांट इज़ एब्सोल्युटली सेफ। सी सारे मेल जिनको हेयर लॉस होता है, जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, उनको ट्रांसप्लांट या पैच की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले तो उनको हम विटामिन सप्लीमेंट्स देते हैं, कुछ लोशंस देते हैं लगाने के लिए, जिससे कि उनकी हेयर डेंसिटी इंक्रीज़ होगी और हेयर फॉल कम होगा। और इसके अलावा कुछ इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो किया जाता है हेयर लॉस के लिए और हेयर फॉल रोकने के लिए। अगर इन ट्रीटमेंट्स के इसके बाद भी उनको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता और हेयर लॉस प्रोग्रेस कर रहा है, देन उसके बाद वो हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर पैच यूज़ कर सकते हैं या हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। तो उससे कोई परेशानी तो नहीं होती है आगे? उससे कोई परेशानी नहीं होती आगे, लेकिन ये है कि ट्रांसप्लांट के बाद भी हेयर थिनिंग हो सकती है, बिकॉज ये एक प्रोग्रेसिव हेयर लॉस होता है, जो मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है। तो उसके बाद भी उनको कुछ हम लोशंस या विटामिन सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जो वो बाद में यूज़ कर सकते हैं, इवन हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद। क्या हेयर ट्रांसप्लांट आपकी सेक्स लाइफ को अफेक्ट करता है? नो, हेयर ट्रांसप्लांट विल नॉट इफेक्ट योर सेक्स लाइफ। हम कुछ मेडिकेशंस देते हैं हेयर लॉस के लिए, जो कि आपके हॉर्मोन्स का इफेक्ट कम करते हैं हेयर लॉस पे। उसकी वजह से कुछ लोगों में, लाइक 1 to 2% लोगों में कुछ सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन दवाई बंद करने के बाद वो वापस ठीक हो जाता है। तो ऐसा कोई परमानेंट साइड इफ़ेक्ट नहीं है मेडिकेशंस का। एंड हेयर ट्रांसप्लांट का डेफिनेटली कोई रिलेशन नहीं है टू सेक्सुअल साइड। बहुत सारे होम रेमेडीज होते हैं हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए, क्या ये होम रेमेडीज काम करते हैं? अगर करते हैं तो कौन से होम रेमेडीज काम करते हैं? अगर आपको बहुत ज़्यादा मैसिव हेयर फॉल है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके डेली 100 से ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, आपकी हेयर डेंसिटी कम हो रही है, आप देख रहे हैं कि आपकी स्कैल्प दिखने शुरू हो गई है, पोनीटेल लाइक पतली होती जा रही है विद टाइम, तो देन इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, जो आपका दे विल फाइंड आउट कि रीज़न क्या है हेयर फॉल का। एंड अगर कोई टेस्ट की ज़रूरत है, वो टेस्ट कराएंगे एंड ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली होगा। होम रेमेडीज़ टू सम एक्सटेंट विल हेल्प हेयर फॉल कम करने में। मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं कि पेशेंट्स दे यूज़ अनियन ऑयल एंड अदर एलोवेरा जूस ऑन योर स्कैल्प, सो दे कैन बी यूज, देयर इज़ नो साइड इफेक्ट। बट वही, जैसे कि अगर उनको कोई अंडरलाइंग इशू है, तो वो इम्पॉर्टेंट है कि उसको लाइक कारण जानना बहुत ज़रूरी है हेयर लॉस का। देयर आर सो मैनी मिथ्स। कुछ कहते हैं कि ये ऐसे नाखून घिसने से भी जो है हेयर फॉल कंट्रोल होता है और हेयर रीग्रोथ होता है। इज दैट ट्रू? No, it's not true. There is no relation between this and hair fall. So जैसे मैंने बताया कि हेयर फॉल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लाइक रीज़न इज़ न्यूट्रिशनल ओनली। सो अपना डाइट अच्छा रखें। इवन कोई भी स्ट्रेस अगर आपकी बॉडी में है, लाइक फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, दैट कैन ऑल्सो लीड टू हेयर फॉल। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइक लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत एक्सपेंसिव है हेयर फॉल का ट्रीटमेंट, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करें फिर? बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स कराने की ज़रूरत नहीं है। लाइक बेसिक हेयर केयर रूटीन से स्टार्ट करें, जैसे कि एक माइल्ड शैम्पू यूज़ करें जो भी आपके स्कैल्प टाइप को सूट करता है, एंड मेक श्योर कि वो ट्वाइस अ वीक यूज़ करें ताकि आपका स्कैल्प क्लीन रहे। अगर आपको कोई फंगल इन्फेक्शन है या डैंड्रफ है, तो दे कैन यूज़ एन एंटी डैंड्रफ शैम्पू। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से सर ना धोएं, एंड एक्सेसिव केमिकल ट्रीटमेंट्स अवॉइड करें, एंड न्यूट्रिशनल इनटेक अच्छा रखें। क्रैश डाइटिंग से भी काफ़ी लोगों में देखा गया है कि हेयर लॉस होता है, तो वो दे शुड अवॉइड। एंड अगर इससे भी, इन सब चीज़ों से भी उनका हेयर लॉस ठीक नहीं होता, तो वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ज़रूर दिखाएं। विंटर्स पे क्या हेयर केयर रूटीन होना चाहिए टू प्रिवेंट हेयर फॉल? विंटर्स में बिकॉज ऑलरेडी हमारा स्कैल्प ड्राई हो जाता है एंड फ्लेकी हो जाता है, डैंड्रफ की समस्या बहुत बढ़ जाती है विंटर्स में। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ ना करें वॉश करने के लिए। एंड जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन या डैंड्रफ है, तो वो एक एंटी फंगल शैम्पू यूज़ कर सकते हैं हफ्ते में 2 बार वॉश करने के लिए। तो डैंड्रफ भी रीज़न है हेयर फॉल के लिए? डैंड्रफ डायरेक्टली रीज़न नहीं होता हेयर फॉल का, लेकिन वो आपके हेयर रूट्स को वीक कर सकता है और हेयर ब्रेकेज हो सकती है उसकी वजह से। क्या बालों में जो जेल और सिरम लगाना, क्या वो सेफ है? जेल या सीरम आप बालों पे लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई अंडरलाइंग लाइक इचिंग है या कोई अंडरलाइंग इन्फेक्शन है स्कैल्प पे, तब आपको अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज सीरम आप लगा सकते हैं डेली बेसिस पे अपने हेयर पे। हेयर रीग्रोथ के आजकल मार्केट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। लोग ऐड देखते हैं और या फिर कोई रेकमेंड करता है तो वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, क्या वो सेफ है?
कुछ मॉलिक्यूल्स सेफ़ हैं, जैसे कि पेप्टाइड ग्रोथ सीरम्स होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, तो वो सेफ़ हैं, आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन कुछ नॉन पेप्टाइड हेयर सीरम्स भी होते हैं जिसमें कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि मिनॉक्सिडिल या फिनास्ट्राइड, वो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही यूज़ करना चाहिए। हेल्दी हेयर के लिए हेल्दी हेयर केयर रूटीन। मेक श्योर कि आप शैम्पू करें हफ्ते में 2 बार, और एक माइल्ड शैम्पू यूज़ करें, बहुत ज़्यादा हार्श शैम्पूज़ यूज़ ना करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका स्कैल्प क्लीन होना चाहिए, अदरवाइज़ डर्ट और पोल्यूशन की वजह से लाइक देयर कैन बी इचिंग हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, इवन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। एंड अगर आपके बाल फ्रीज़ी हैं, ड्राई हैं, तो डेफ़िनेटली आप शैम्पू के बाद कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ नहीं करना है। एंड अगर आप कोई हेयर सीरम लगा रहे हैं टू डिक्रीज़ द फ्रीजीनेस ऑफ हेयर, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। उम्मीद करते हैं डॉक्टर की ओर से दिए गए सारे सवालों के जवाब मिलकर आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि आपके हेयर फॉल का मेन कारण क्या है और अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कैसे करना है। अपने सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए और हेल्थ साइट के पॉडकास्ट के लिए लाइक एंड फॉलो करें thehealthsite.com को।